Everyone, today we are going to start a new chapter. This one chapter is the alternating current. This is the chapter number 7. So now very first, what is alternating current? Alternating current is those current which changes its magnitude as well as direction. मतलब वैसा current जो अपना magnitude भी change करे और साथ ही साथ direction को भी change करे. तो दैट वन करंट इज़ द अल्टरनेटिंग करंट. तो ये दोनों में हम लोग सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि ये डिफरेंस किस तरीके से है. तो यदि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ कि I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, दिस वन, और एक और करंट ले लेते हैं I इज इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा टी, दिस वन 2 साइन ओमेगा टी. तो दोनों में आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियर कि जो फर्स्ट वाला हमारा है दिस वन I इज इक्वल्स टू 2 है, इसमें टाइम नहीं है, मतलब टाइम के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब टाइम के साथ भी ये कोई चेंज, मतलब अपना करंट को चेंज करने वाला नहीं है. 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर हमेशा के लिए रहेगा. तो दिस वन इज़ द डायरेक्ट करंट, मतलब डीसी है ये, ठीक है. और एसी हम लोग तब बोल सकते हैं जब टाइम के साथ इसका वैल्यू चेंज हो. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम के साथ इसका वैल्यू 100% चेंज होगा. कैसे चेंज होगा वो देखना चाहते हो तो देखो ग्राफिकली हम लोग इसको समझते हैं. यदि मैं डीसी की बात करूँ तो डीसी का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा. यदि इस तरफ हम टाइम लें और इस तरफ करंट लें तो 100% आपका जो यहाँ पे इसका बनेगा ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, दिस वन. मतलब ये 2 एम्पियर यदि यहाँ पे है तो 2 एम्पियर पे है तो वो 2 एम्पियर पर ही रहेगा चाहे टाइम कितना भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है. तो दिस वन इज द डायरेक्ट करंट डीसी. और एसी की बात करें दिस वन इज द एसी. इसके ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है. वो किस तरीके से वेरी कर रहा है उसको यहाँ पे देखते हैं. हम लोग जानते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइड बाई टी, सॉरी ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाई टी. सो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा इंटू टी. ये चीज़ मतलब ओमेगा टी यहाँ पे क्या है, थीटा है, बट उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिख करके उसको ओमेगा टी के फॉर्म में लिखें, ठीक है. तो आई इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी, मतलब टी यदि वेरी करता है हमारा मतलब एंगल यदि यहाँ पे वेरी करता है या फिर है ना एंगल यदि वेरी करे या फिर टाइम वेरी करे तो दोनों ही कंडीशन में हमारा ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से बनेगा. देखो वो ग्राफ जो होगा वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से, दिस वन ऐसा बनेगा ग्राफ. मतलब एक पूरा कंप्लीट साइकिल है हमारा. यदि मैं टाइम को जीरो रखूँ, जीरो, तो जीरो पे देखो करंट भी हमारा क्या, इधर टाइम है, टाइम पीरियड, दिस वन साइड इधर करंट आई, ठीक है. तो 100% टाइम यदि मेरा यहाँ पे जीरो है तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या मिल रहा है हमको, जीरो मिल रहा है. फिर आप यदि यहाँ से इस पॉइंट पे चल जाओ तो इस जगह पे आप देख सकते हो कि मेरा एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री. मतलब यहाँ पे तुम 90 डिग्री पुट करो तो आपका साइन का कुछ वैल्यू मिलेगा, मतलब कुछ करंट मिलेगा. उस समय आपका करंट जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा. फिर साइन यहाँ पे आ जाएगा. यदि यहाँ पे आया एंगल हमारे यहाँ पे कितना होगा, इस जगह पे एंगल हो जाएगा, जैसे यहाँ से हो गया π/2, दिस वन एंगल इज द π/2. यहाँ पे एंगल हमारा कितना होगा, पाई. तो पाई यदि साइन पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन पाई का वैल्यू आपका हो जाता है 0. तो फिर करंट क्या हो गया, 0 आ गया. फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3π/2, ठीक है. फिर आपका नेगेटिव में रिजल्ट आएगा साइन का. फिर यहाँ पे आएंगे तो आ जाएगा 2π. फिर हमको करंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. मतलब यहाँ पे कुल मिला के देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि 0 से यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे हमको करंट का वैल्यू मैक्सिमम मिलता है साइन π/2 पे. फिर 3π/2 पे भी हमको साइन करंट का वैल्यू मैक्सिमम मिलता है बट अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, ठीक है. और पाई पे 0 और 2π पे भी हमको इलेक्ट्रिक करंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है. मतलब फॉर कंप्लीट साइकिल यदि टाइम की बात करें तो टाइम क्या होगा, यहाँ पे t/2 होगा और इस जगह पे क्या हो जाएगा टोटल टाइम. मतलब फॉर कंप्लीट साइकिल आपका टोटल टाइम कितना लग रहा है, t टाइम्स लग रहा है. और t टाइम में ग्राफ आपका किस तरीके से बन रहा है, कुछ इस टाइप से बन रहा है, ठीक है. तो इस चीज़ को यहाँ पे समझना था हमको. अब यदि मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करूँ, मतलब यहाँ पे ग्राफ तो समझ गए कि कुछ इस टाइप से बनता है ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट का. अब हम लोग इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. तो इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे पॉइंट बहुत सारा है देख सकते हो. इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, फिर एवरेज करंट, एवरेज पावर निकालना, आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को देखना है, फिर एसी वोल्टेज अप्लाई टू योर रेसिस्टर हम लोग को देखना है. तो यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट है हमारे पास. तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इक्वेशंस. इक्वेशन ऑफ एसी करंट, इक्वेशन ऑफ एसी करंट, आई मीन अल्टरनेटिंग करंट, आप एसी डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है. तो ये चीज़ को देखना है हमको यहाँ पे. तो इस इक्वेशन को हम लोग बेसिकली किस तरीके से बता सकते हैं वो देखो. यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक हमारे पास कॉइल है, एक हमारे पास कॉइल है जो एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एसी जनरेटर में पढ़ चुके हैं. तो एसी जनरेटर में जब रीड किए थे तो वहाँ पे क्या था, एक आर्मेचर था जिसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कॉइल है. और कॉइल है तो वहाँ पे 100% क्या है हमारे पास, एन टर्न्स है उस कॉइल में, एन टर्न्स. उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, एरिया है.
मतलब एरिया को भी चेंज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। यदि वहाँ पे हम उसका हैंडल को रोटेट कराएं तो वहाँ पे क्या चेंज करेगा, वो एरिया को अपना चेंज करेगा। एरिया चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मतलब बी इंटू ए वहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसका, उसके कारण। और मूव कर रहा है वो, तो क्या उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब उसका रोटेशन जो है वो रोटेट कर रहा है वहाँ पे, उसको आर्मेचर को मैकेनिकल वर्क हम कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो रोटेट करेगा विथ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यदि बी इंटू देखें तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। यदि फ्लक्स चेंज होता है तो 100% वहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड दैट वन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा टी, इसके बराबर हमको मिलता है, जो हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं एसी जनरेटर में। मतलब ई एम एफ इज इक्वल्स टू मैक्सिमम एम एफ इंटू साइन ओमेगा टी, इसके बराबर हमको मिलता है। अब यदि मैं इस दोनों साइड हम आर सीधे डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे डिवाइड कर, डिवाइडिंग बाय आर बोथ साइड, यदि हम दोनों साइड आर से डिवाइड कर दूँ तो देखो क्या रिजल्ट मिलता है। तो दोनों साइड यदि आर से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी आर से डिवाइड होगा और इस साइड भी आर से डिवाइड होगा, तो आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज बाय आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमको ये मिल जाता है करंट, दिस वन करंट। और ये क्या मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइड बाय आर, तो ये भी मिलेगा हमको मैक्सिमम करंट, ठीक है, साइन ओमेगा टी। तो यही है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इसी इक्वेशन को हम लोग को देखना है, इसका ग्राफ यदि देखना चाहते हो तो कुछ इस टाइप से ही ग्राफ आपका यहाँ पे बनेगा। क्योंकि देख सकते हो कि जिस तरीके में हम यहाँ, जिस तरीके से यहाँ पे देखें तो एज इट इज़ हम यहाँ पे साइन ओमेगा टी के साथ सारा चीज़ चेंज कर रहे थे। तो जीरो था, जीरो यहाँ पे टाइम यदि जीरो होगा, इस जगह पे टाइम जीरो, तो 100% साइन जीरो होगा हमारा। तो साइन जीरो का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो उसमें करंट जीरो, पाई/2 लेंगे तो हमको 1 मिलेगा, मतलब मैक्सिमम करंट उस समय मिलेगा यहाँ पे। फिर क्या है मेरा नेक्स्ट 3π/2 है, फिर यहाँ पे क्या है पाई 180 साइन 180 का वैल्यू फिर जीरो होता है। मतलब आपका जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से ही बनेगा, दिस वे, ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो ये हमको इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ यहाँ पे प्रैक्टिकली हमको इस तरह से मिलता है, ठीक है। जो यहाँ से जीरो, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, मतलब 180 डिग्री, फिर टोटल 360 डिग्री हमको ये कंप्लीट करता है। स्टार्टिंग में जीरो से 180, 180 से 360। तो पोलैरिटी भी यहाँ पे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग में पॉजिटिव, फिर इधर क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से पोलैरिटी ये क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। तो एसी करंट का इसीलिए हम लोग सिंबल कुछ इस टाइप से ही लेते हैं, दिस वन इज द सिंबल ऑफ एसी करंट, इसीलिए क्योंकि ये पॉजिटिव को इंडिकेट करता है और ये नेगेटिव को इंडिकेट करता है। तो अब हम लोग यदि बात करें एवरेज इलेक्ट्रिक करंट की, एवरेज करंट यदि यहाँ पे थ्योरेटिकली देखें तो एवरेज करंट क्या कर सकते हो, क्योंकि देखो जितना हमको पॉजिटिव मिल रहा है उतना ही क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो यदि यहाँ एवरेज करंट हम कैलकुलेट करें तो एवरेज करंट जो मिलेगा वो हमको जीरो के बराबर मिलेगा, बिकॉज जितना पॉजिटिव में मिल रहा है उतना ही नेगेटिव में मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, दोनों मिलके जीरो कर देगा। मतलब एवरेज करंट जो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ थ्योरेटिकली, एवरेज करंट जो है आपका वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा एवरेज करंट। और इसी को हमको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है। तो देखो सेकंड पॉइंट है हमारा एवरेज करंट एंड एवरेज पावर। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है एवरेज करंट और एवरेज पावर। तो एवरेज करंट हम यदि कैलकुलेट करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मैथमेटिकल फार्मूला माइंड में याद रखना पड़ेगा, एवरेज करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इट, दिस वन। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला माइंड में रखना है, दिस वन फार्मूला इज, फार्मूला आपको मतलब किसी एक फंक्शन में, यदि टाइम के फंक्शन में कोई भी इक्वेशन हो, टाइम के फंक्शन में कुछ, तो इसका एवरेज निकालना है आपको। तो एवरेज निकालोगे तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस टाइप से होता है एवरेज का। तो इज इक्वल्स टू आपको इंटीग्रेट, मतलब इसको फॉर्म, इसका जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में मिलेगा। यदि टाइम पीरियड जीरो से टी हो, मतलब यहाँ से देखो इस ग्राफ में जीरो से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से टी टाइम तक के लिए, मतलब वन साइकिल टी टाइम में कंप्लीट कर रहा है, मतलब जीरो से टी यदि होगा तो वैसे कंडीशन में इस फार्मूला को आपको यूज करना है। उस फार्मूला को देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, दिस वन 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t और फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी, मतलब इसका इंटीग्रेशन आपको कर देना है, दिस वन टी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो कुछ ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है जिसका हमको एवरेज निकालना है, दैट वन इक्वेशन इज दिस वन, इक्वेशन 1, आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। इसी को हमको कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा देना है कि एवरेज करंट क्या है, जीरो है। मतलब एवरेज करंट जीरो आता है या नहीं आता वो मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पे देख लेंगे। थ्योरेटिकली तो देखिए कि हमको एवरेज करंट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, बट मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं फ्रॉम दिस वन फार्मूला क्या आता है। तो यदि इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि फ्रॉम इक्वेशन वन को यूज़ करो एवरेज यहाँ पे उसको निकालने के लिए। तो क्या है देखो, दोनों यहाँ पे आई है तो इसकी जगह एवरेज लगा देंगे, दिस वन एवरेज, ठीक है। फंक्शन
देखो ये इसका इक्वेशन जो है किसके फंक्शन का, कौन सा फंक्शन का है, टी फंक्शन का है, मतलब टाइम के फंक्शन का है, तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर दें फार्मूला को, तो देखो क्या आता है रिजल्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी 1/t, पहले से यहाँ से लिख लेना है आपको। और क्या है इसका फार्मूला, फार्मूला नहीं, डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख दो, आई एम साइन ओमेगा टी, और डी टी मतलब डी टी के टाइम पीरियड के फंक्शन में, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो यदि इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, आई एम मेरा कांस्टेंट, इसको आउट कर दो, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा आई एम डिवाइड बाई टी, दिस वन। ठीक है, फिर क्या है 0 से टी, ये क्या है साइन ओमेगा टी डी टी। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई एम डिवाइड बाई टी, और इसका आएगा आपका माइनस कॉस ओमेगा टी, दिस वन, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या होगा ओमेगा, बिकॉज यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन है। आप देख सकते हो कॉस ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये ओमेगा नीचे आएगा, और डिफ्रेंसिएशन रहता तो कोफिशिएंट में ओमेगा चला जाता। इस तरह का इंटीग्रेशन आप बहुत किए हो, इसलिए आप इजीली समझ सकते हो। सो दिस वन 0 टू टी फंक्शन, इसका 0 से टी लिमिट है। ठीक है, इसको आप जब इसका लिमिट को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखो ये दिस वन माइनस विल गो आउट, तो इस माइनस को आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम डिवाइडेड बाई टी, और ये ओमेगा को भी बाहर कर दो तो हो जाएगा ओमेगा टी, आई एम डिवाइड बाई ओमेगा टी, दिस वन। और यहाँ पे अंदर क्या बचा मेरा कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी को हम लोग यहाँ पे वैल्यू को भी पुट कर दें यदि यहाँ पे टी, तो क्या हो जाएगा ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस 0, दिस वन, ये आएगा हमारा वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम पीरियड, ये जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 पाई है डिवाइड बाय टाइम पीरियड, दिस वन, तो दिस वन एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई टी मिलेगा, जो ऑलरेडी हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं क्लास 11 से ही, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह हम उस वैल्यू को रखेंगे, तो आपका देखो रिजल्ट क्या आता है, इज इक्वल टू क्या है माइनस आई एम डिवाइडेड बाई ओमेगा टी, और यहाँ पे हमको लिखना है कॉस ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू टी, दिस वन, माइनस कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 का वैल्यू हमारा आता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 1, दिस वन। अब इसको और आगे कैलकुलेट करते हैं, तो ये है माइनस आई एम डिवाइड बाई ओमेगा टी, और इसका देखो टी टी कट होगा, यहाँ पे टी टी कट गया, तो आपका कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई जैसे वो हो गया कितना 180 डिग्री, मतलब इसका वैल्यू होता है 1, तो कितना आ जाएगा हमारा दिस वन 1 माइनस 1, दिस वन। आपका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे दोनों का वैल्यू हमको 1 मिल रहा है, 1 माइनस 1 आपको 0 मिला, मतलब ये टर्म पूरा क्या मिला 0। तो ये टर्म यदि आपको पूरा 0 मिल रहा है तो 100% हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला वो क्या मिलेगा, पूरा को 0 कर देगा, तो दिस वन इज ऑल अबाउट 0। तो आपको एवरेज करंट क्या मिल गया यहाँ से, एवरेज करंट इज़ 0। इसी को तो हमको कैलकुलेट करना था, मैथमेटिकली भी हम लोग देख लिए कि एवरेज करंट क्या मिल रहा है, 0 के बराबर मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है एवरेज पावर। अब एवरेज पावर को कैलकुलेट करते हैं कि क्या देखते हैं एवरेज पावर, क्या यदि करंट 0 होता है हमारा ऐसे कंडीशन में, तो क्या एवरेज पावर भी 0 होगा या फिर नहीं होगा। तो एवरेज पावर हम लोग देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, पावर, पावर तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज पावर। तो एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या बोल, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, जूल हीटिंग इफेक्ट, वहाँ पे हम लोग रीड किए हैं कि पावर जो है होता है एक्चुअल में दिस वन इक्वेशन हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दिस वन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि R तो रेसिस्टेंस में रहा है, वो कांस्टेंट, किसी भी सर्किट में R को यूज करेंगे तो वो कांस्टेंट वहाँ पे होगा। तो P किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एवरेज पावर की जगह पे, इस जगह पे कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, ये चीज़। ठीक है, यदि ये स्क्वायर ऑफ करंट है तो इसको सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर, दिस वन। और यदि इसका प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमारा रिजल्ट मिलता है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, दिस वन। ठीक है, इसको एवरेज के फॉर्म में आप लिखते हैं, अब एवरेज के फॉर्म में लिखते हैं इसको, अभी तक एवरेज के फॉर्म में नहीं लिखे हम लोग, अब एवरेज के फॉर्म में यदि इसको लिखेंगे तो P एवरेज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे आर कांस्टेंट है, आर का तो एवरेज हम लोग नहीं कर सकते, तो आई का हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये होगा, ये बाहर में रहेगा आर, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसका एवरेज क्या निकालेंगे हम लोग, वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट, उसका वैल्यू ही चेंज नहीं होगा, तो एवरेज निकालने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब आई का वैल्यू हम लोग को पता है क्या चीज़ है, आई एम साइन ओमेगा टी,
साइन ओमेगा टी, तो स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगा दो, यहाँ भी स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज के फॉर्म में लिख दिए आर। अब देखो ये मैक्सिमम करंट है, ये भी हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको भी आउट कर देते हैं। तो यदि इसको भी आउट करते हैं हमको, तो हमको यहाँ पे मिलेगा आई एम स्क्वायर आर, और एवरेज किसका निकलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का निकलेगा, सिर्फ एवरेज दिस वन। मतलब पी एवरेज आपका ये इक्वेशन है, यहाँ पे दिख रहा है इक्वेशन नंबर, इसको मान लो 2। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का सिर्फ इंटीग्रेशन हमको कैलकुलेट करना है। फिर इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के बाद इस जगह पे यदि उसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा किसका, पी एवरेज का। तो सबसे पहले हम लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं। जिस तरीके से वहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए थे इंटीग्रेशन, उसी टाइप से उसी फॉर्मूला को यूज़ करके यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है। तो यदि उसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या आता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज निकालना है हमको। तो इसका यदि एवरेज हम निकालेंगे तो हमारा फार्मूला क्या है, वही 1/t 0 to t दिस वन है ना। और किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी दिस वन। तो यहाँ पे एक्चुअल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फार्मूला होता है आपका, जिसको आपको माइंड में रखना है, इस जगह लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 दिस वन फार्मूला। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 दिस वन। अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, जहाँ पे थीटा है उस जगह पे यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट उसको अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो यदि इसको अप्लाई करते हो तो देखो क्या रिजल्ट आता है, 1/t तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है, और ये इंटीग्रेशन 0 से t, ठीक है। इस जगह नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 1/t 0 to t, ये है मेरा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। तो ये पूरा फंक्शन किस में आ गया, डी टी दिस वन, ठीक है। अब इसको आगे इंटीग्रेट हम लोग करते हैं। तो आगे यदि मैं इंटीग्रेट करूँ इसको तो देखो क्या रिजल्ट आता है। आगे हम लोग यहीं पे इंटीग्रेट करते हैं। तो आगे जब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो हो जाएगा इक्वल्स टू 1/t, और ये देख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 है, तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन यदि यहाँ पे करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा दिस वन। इसको हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, और ये आ जाएगा dt/2 दिस वन विथ इंटीग्रेशन 0 to t माइनस क्या चीज़ है, cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी इसका डिवाइड बाई 2, और ये किसका, विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, मतलब 0 से t, ये चीज़ पूरा ब्रैकेट, मतलब 1/t को हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिए और फिर बाकी को पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए। देख सकते हो किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शंस का किए हैं, उस चीज़ को भी यहाँ पे देख सकते हो। जैसे 1/2 है, यहाँ पे देख सकते हो 1/2, मतलब यहाँ पे क्या होगा, dt/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी, तो दिस वन उस टाइप से लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आगे क्या आता है देखो कैलकुलेट करने पर। तो जब इसको आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा, यहाँ पे जैसे 1/t है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 1/t, और इसको पूरा इंटीग्रेट करो तो कितना आएगा, dt/2 है, dt/2, सॉरी कैपिटल टी नहीं है, स्मॉल टी है यहाँ पे, ठीक है, dt/2। तो यहाँ पे ये इसका जो है सो 1/2 आउट होगा, तो 1/2 आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो 1/2 यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ दिस वन 1/2, और डी टी का इंटीग्रेशन होगा क्या चीज़, टी दिस वन, और t -0 मतलब इतना ही बचेगा, t के बराबर ही मिलेगा हमको, क्योंकि -0 है, 0 से t, तो मतलब पहले इसको बैठा है फिर इसको पुट किए, तो मतलब 0 आएगा, उसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस इसका क्या आएगा, इसका आ जाएगा हमारा 1/2, सबसे पहले आउट कर लो, तो 1/2 आउट किए, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा, कॉस का आएगा साइन, कॉस का साइन आता है, तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी। अब देखो ये 2 ओमेगा कॉन्स्टेंट है, ये किस में जाएगा, नीचे जाएगा इंटीग्रेशन में, तो 2 ओमेगा नीचे चला गया दिस वन, 0 से टी, ये चीज़ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ आ गया यहाँ पे। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इसमें एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, चाहो तो टी यहाँ पे रख सकते हो, और यदि आप एक बार एक स्टेप और आगे देखना चाहते हो तो देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो इसका हम अब वैल्यू को पुट करते हैं, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो आएगा 1/t दिस वन, 1/t ब्रैकेट 1/2, मतलब ये आ जाएगा आपका 1/2 t माइनस 0 दिस वन, ये आ गया यहाँ पे। अब इसका आएगा 1/2, इसको बाहर कर लो यहाँ से, तो 1/4 ओमेगा दिस वन, 1/4 ओमेगा, और अंदर बचेगा आपका साइन 2 ओमेगा टी है, तो इसके जगह पे हो जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 0 है तो इसको पूरा 0 कर देगा, तो दिस इज साइन 0, ठीक है।
और इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1/t ब्रैकेट दिस वन 1/2t ओनली, ये चीज़ माइनस इसका क्या होगा 1/4 ओमेगा है तो इसको लिख देते हैं 1/4 ओमेगा, और इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो देख सकते हो कि ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा 2π/t, तो ओमेगा की जगह पे हम लोग 2π/t पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन 2 तो ऑलरेडी है और 2π/t पुट करेंगे और ऑलरेडी यहाँ पे t है माइनस साइन 0 का वैल्यू हमारा आता है 0, तो इसको हम डायरेक्ट 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब हमारा आता है 1/t, अब हम लोग ब्रैकेट को अंदर कर दें, यदि या तो एक स्टेप और छोड़ देते हैं 1/2t माइनस 1/4 ओमेगा 4 ओमेगा और ये देखो t और t यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा साइन 4π, ये आएगा साइन 4π माइनस 0, और इसका भी वैल्यू होता है 0। तो हमको कुल मिला के यहाँ से क्या मिल रहा है 1/t इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2t माइनस ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 0 है ये भी 0 है तो 0 माइनस 0 0 आ जाएगा मेरा। मतलब यहाँ से वैल्यू हमको क्या मिल रहा है t, और ये t कट गया, मतलब आपका रिजल्ट किसके बराबर आ गया 1/2 के बराबर। मतलब आपका जो यहाँ पे वैल्यू मिला साइन स्क्वायर ओमेगा t का एवरेज मिला किसके बराबर, हमको इसका वैल्यू 1/2 के बराबर मिला है, 1/2 के बराबर कैलकुलेट करने पर मिला। इस 1/2 को हमको सब्स्टिट्यूट कहाँ कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। यदि मैं इक्वेशन नंबर 2 में इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो देखो रिजल्ट क्या मिलता है। तो यदि यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे 1/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट मेरा, पी एवरेज इक्वल्स टू 1/2 IM²R, यही मिलेगा मेरा रिजल्ट। तो इसको हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो ये हमको मिल गया एवरेज पावर पी एवरेज, एक मिनट, पी एवरेज इज इक्वल्स टू 1/2 हमको वैल्यू मिला। मतलब यहाँ पे हमारा इक्वेशन है IM²R इंटू इसका वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1/2 मिला। मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2 IM²R दिस वन पी एवरेज, ये वैल्यू मिला यहाँ पे हमको पी एवरेज का। मतलब यहाँ से हमको क्या क्लियर पता चल रहा है कि एवरेज पावर 0 नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाएगा बट पावर हमारा 0 नहीं होगा फॉर कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग सीखे, तो पावर यहाँ पे 0 नहीं है। अब हम लोग एक्चुअल में देखना क्या है यहाँ पे कि हम लोग जिसे बात करें कि टू एक्सप्रेस द एसी पावर इन द सेम फॉर्म ऑफ डीसी, यदि डीसी के फॉर्म में हम एसी पावर को देखना चाहें तो उसके लिए हमको एक स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट देखना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना पड़ेगा। एंड दैट वन स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ करंट, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पे निकालना है हमको। मतलब करंट का वैल्यू हमको RMS निकालना पड़ेगा। यदि हम इसको AC को एज ए DC यदि हम कैलकुलेट करना चाहें एज ए DC के फॉर्म में, मतलब DC की तरह इसको लिखना चाहते हैं, यदि कि वेरिएबल नहीं, जैसे वेरी करता है ना AC क्या होता है वेरी करता रहता है, तो AC को एज ए DC लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको रूट मीन स्क्वायर निकालना पड़ेगा उसका, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यदि मैं निकालूँ यहाँ पे तो रूट मीन स्क्वायर किस तरीके से निकलेगा, देखो ऑलरेडी हम यहाँ पे यदि देखें तो मेरा जो एवरेज पावर है इस जगह पे वो क्या है, एवरेज पावर का वैल्यू कुछ इस टाइप से है IM² डिवाइड बाई 2 इंटू R, इस तरीके से है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस इक्वेशन में आपका करंट के साथ क्या दिख रहा है, आपको स्क्वायर इसका दिख रहा है कि इसके साथ स्क्वायर ऑलरेडी है, साथ ही साथ क्या है मीन निकाला हुआ है बाई 2 किया हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका मीन भी निकाला हुआ है। मीन मतलब एवरेज निकल रहा है ना, तो एवरेज को ही तो मीन बोलते हैं हम लोग, मीन मतलब एवरेज, स्क्वायर तो मीन और स्क्वायर आपको दोनों दिख रहा है। मतलब ये जो इक्वेशन है IM² डिवाइड बाई 2 जो है, R का तो नहीं हो सकता वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो IM² बाई 2 जो है इसके साथ क्या क्या है मेरा, इसके साथ स्क्वायर है और क्या है मीन भी है, तो मीन स्क्वायर दोनों मिल गया, रूट सिर्फ लगाना है हमको तो RMS वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ IRMS कैलकुलेट कर लेते हैं। तो IRMS करंट का रूट मीन स्क्वायर हमको निकालना है, तो सब हमारे पास दो चीज़ मिल गया है IM² डिवाइड बाई 2, मतलब यहाँ पे स्क्वायर तो है, मीन भी है, स्क्वायर भी है, सिर्फ हमको क्या लगाना है रूट, तो हमको वैल्यू मिल जाएगा, तो रूट इसमें बैठा दो, हो गया RMS वैल्यू इसका। तो अब क्या करना है, देखो इसका रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इसका हो जाएगा IM डिवाइडेड बाई √2 दिस वन। मतलब ये जो वैल्यू हमको करंट का मिल रहा है इसी वैल्यू को हम लोग को पूरा इक्वेशन में यूज़ करना है। दिस इज द रूट मीन स्क्वायर करंट, मतलब ये DC के मतलब इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट, मतलब ये DC के इक्विवेलेंट आपको रिजल्ट देगा IM डिवाइड बाई √2। ठीक है, उसी तरीके से हम वोल्टेज को भी लिख सकते हैं, वोल्टेज ये तो हो गया करंट, ठीक है। और अभी अब यदि यहाँ पे बात करूँ RMS वोल्टेज, तो वोल्टेज को
एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं इसी के तरीके से, यहाँ पे लिख सकते हैं VRMS इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, VM डिवाइडेड बाय √2, दिस वन, ये चीज़ सिमिलरली करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ करंट इज इक्वल्स टू IM डिवाइड बाय √2 एंड VRMS मतलब वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या मिला, VM डिवाइड बाय √2। तो ये दोनों एज ए DC हम लोग एज ए इक्विवेलेंट टू द DC हम लोग को इस तरीके से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा AC वोल्टेज अप्लाइड टू ए रेसिस्टर। ये लास्ट पॉइंट हमारा जो है इस यहाँ पे टॉपिक में, उस टॉपिक को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। देख सकते हो हमारा 4 पॉइंट था। इक्वेशन ऑफ AC कैलकुलेट कर ली, एवरेज करंट एवरेज पावर कैलकुलेट कर लिए, RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और भी क्या वोल्टेज भी हम लोग दोनों देख लिए, वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग को देखना है AC वोल्टेज अप्लाई टू ए रेसिस्टर, मतलब AC वोल्टेज अप्लाई करना है एक रेसिस्टर पे, किसी एक रेसिस्टर पे। तो देखना है कि क्या वोल्टेज के साथ होता है और क्या इलेक्ट्रिक करंट के साथ होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सो नाउ हेडिंग विल बी AC वोल्टेज, AC अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज अप्लाइड टू योर रेसिस्टर, एक रेसिस्टर पे हमको अप्लाई करना है। तो इसका सर्किट बनाएंगे और वहाँ पे KVL लगा करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो किस तरीके से इसका रिजल्ट क्या आता है ना, उसी चीज़ को यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले एक सर्किट बना लेते हैं हम लोग इसी टाइप का। तो यदि मैं यहाँ सर्किट बनाऊँ तो देखो सबसे पहले हमको यहाँ पे AC सोर्स देना पड़ेगा। तो AC सोर्स जो है कुछ इस टाइप से होता है, हम पहले भी सिम्बल बता चुके हैं आपको, दिस वन, ठीक है। और इस सर्किट को हम लोग कंप्लीट करते हैं एज ए रेसिस्टर लगा करके। तो देखो यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा देते हैं। तो ये देखो रेसिस्टर लगा दिए इसमें। तो रेसिस्टर इसका वैल्यू क्या है, R के बराबर, ये रेसिस्टर R है, ठीक है। अब यहाँ पे AC सोर्स जो है इसमें मेरा जो डायरेक्शन है, मान लो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये तो पोलैरिटी चेंज करता रहेगा AC, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है, मानते हैं V वोल्टेज यहाँ पे हमको मिल रहा है, V वोल्टेज, और यहाँ पे जो वोल्टेज हम यूज कर रहे हैं दैट वन V इज इक्वल्स टू VM sin ω t, ये चीज़ हम हमको यही यूज़ करना पड़ेगा। बिकॉज इसी एज ए DC मतलब हम यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, एज ए DC इक्विवेलेंट टू AC हमको लेना है यहाँ पे वोल्टेज, ठीक है। इसलिए वोल्टेज की जगह इसको अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। और यदि मैं इलेक्ट्रिक करंट, इसी वोल्टेज को लेकर के हमको इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि KVL अप्लाई कर दो। सबसे पहले इस सर्किट में KVL किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई कर दो, या तो लॉ जो भी बोलो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखो हम लोग जानते हैं कि यदि सेम डायरेक्शन में करंट मूव करे, मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम यदि है, अपना देखो करंट का डायरेक्शन क्या है, ये वाला है, मतलब दिस वन डायरेक्शन, ये हमारा डायरेक्शन और ये करंट का डायरेक्शन, दोनों यदि सेम डायरेक्शन में हो तो साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव, और यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो साइन लेते हैं पॉजिटिव। ये हमारा ऑलरेडी पहले से भी हम लोग किरचॉफ्स लॉ में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इस सर्किट में यदि अप्लाई करें तो यहाँ पे देखो वोल्टेज है, और वोल्टेज का डायरेक्शन माइनस से प्लस, मतलब वोल्टेज का डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन सेम है, उसके लिए वोल्टेज के लिए सेम लिया जाता है, मतलब पॉजिटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे वोल्टेज हो गया। और यदि करंट के साथ मतलब ऐसा हो, मतलब रेसिस्टेंस जहाँ पे यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा हुआ है और करंट का डायरेक्शन इधर ही है, मतलब यहाँ पे IR V इक्वल्स टू IR कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट एंड अपना करंट दोनों सेम है, तो साइन क्या होगा, माइनस, मतलब यहाँ पे अप्लाई करेंगे दिस वन, तो वोल्टेज मिल गया। इज इक्वल्स टू क्या हुआ, मतलब इसको KVL लगा करके सॉल्व करना है सर्किट को, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो आपका वोल्टेज और इसके लिए क्या होगा, माइनस IR इक्वल टू 0। ये तो हमको सम ऑफ वोल्टेज मिल गया 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, IR। अब इस V की जगह हमको क्या यूज़ करना है, VM sin ω t। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो VM sin ω t इज इक्वल्स टू IR, दिस वन। तो यहाँ से हमको कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है कितना आएगा, देखो I इज इक्वल्स टू मिल जाएगा VM sin ω t डिवाइड बाय R। मतलब ये वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा। सो दिस वन वैल्यू विल बी I इज इक्वल्स टू IM sin ω t। यहाँ पे हमको ये वैल्यू मिल गया। यही चीज़ तो हमको कैलकुलेट करना था। करंट का वैल्यू हमको मिल गया, AC करंट अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन I इज इक्वल्स टू IM sin ω t, जो इसको पहले से भी हम लोग जान रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पे एज ए रेसिस्टर लगा करके कैलकुलेट किए तो हमको इसका वैल्यू इतना मिला। फिर वोल्टेज का वैल्यू क्या है, V इज इक्वल्स टू VM sin ω t, ये भी वैल्यू मिल चुका है हमको यहाँ पे, ठीक है। मतलब ऑलरेडी इसको हम लोग पहले से जान रहे हैं। अब हम लास्टली इसमें देखेंगे ग्राफ, कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, वोल्टेज वर्सेस करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो इसका यदि मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो किस तरीके से बनता है इसका ग्राफ जो होगा, कुछ इस टाइप से होगा। ये ग्राफ देखो मैं बनाता हूँ आपका, एक साइड करंट ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, और एक साइड ले लेते हैं हम लोग क्या चीज़, वोल्टेज। तो यदि इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, तो वोल्टेज वर्सेस करंट,
तो यहाँ पे ग्राफ जो एक्चुअली होगा ना, वोल्टेज वर्सेस करंट नहीं, मतलब एक तरफ करंट ले लेते हैं और वोल्टेज भी, दोनों का ग्राफ एक साथ हम लोग बनाएंगे, और इधर टाइम पीरियड लेते हैं हम लोग। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका यहाँ पे ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो ये दिस वन दिस वे, और आप इस तरीके से ले लो, और नेक्स्ट इसी पे ग्राफ बनता है एज फंक्शन। मतलब एक्चुअल में क्या होता है ना कि इसका फेज सेम होता है, तो कुछ इस टाइप से ये ऐसे बनेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब आपको एक्चुअली ग्राफ अच्छे से बनाना, आप दोनों का जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट और इस पॉइंट, ये सब दोनों का पॉइंट मिलना चाहिए, वोल्टेज के लिए भी और इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी। और वोल्टेज जो है आपको हमेशा अप होगा और इलेक्ट्रिक करंट उससे डाउन होगा। ऐसा क्यों होगा, उसके पीछे रीज़न मैं बता रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, दोनों पॉइंट पे इस जगह पे यदि मैं बात करूँ तो मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा और इस जगह पे मैक्सिमम करंट मिलेगा। उसी तरह से नेगेटिव साइड में यदि मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट, और इस जगह पे मैक्सिमम वोल्टेज, बट साइन क्या रहेगा, माइनस। इस तरीके से मिलेगा हमको। मतलब दोनों ही कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ पे वोल्टेज का इनिशियल पॉइंट है, वहीं पे करंट का भी इनिशियल पॉइंट है, जहाँ पे यहाँ भी देखो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 2 पाई, दिस वन, फिर यहाँ π/2, यहाँ 3π/2, इस तरीके से मिलेगा। मतलब टाइम पीरियड की यदि बात करें तो यहाँ पे मेरा होगा t/2 और यहाँ पे टोटल टाइम t के बराबर होगा। तो इस तरीके से मेरा ग्राफ बनेगा। तो इसमें ग्राफ जो है सो ऊपर वाला वोल्टेज का है और नीचे वाला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है दोनों का, v = Vm sin ωt और I = Im sin ωt के लिए कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे इससे ग्राफ में हमको क्या पता चल रहा है, ये जो है ना v एंड I बोथ आर इन सेम फेज। देख सकते हो कि दोनों सेम फेज में है, फेज मतलब सेम पॉइंट पे मिल रहा है ना सब जगह। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि v एंड I आर इन सेम फेज, सेम फेज, दोनों सेम फेज में है। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस हमको क्या मिलने वाला है, फेज डिफरेंस 100% क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। मतलब जब किसी भी एसी सोर्स में आप एक रेसिस्टर को कनेक्ट करते हो तो वैसे कंडीशन में आपको वोल्टेज जो है वो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में मिलते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या मिलता है, सॉरी फेज डिफरेंस क्या मिलता है, दोनों का 0 मिलता है। दोनों के बीच का डिफरेंस जो फेज डिफरेंस वो 0 मिलता है। ठीक है। और साथ ही यहाँ पे देखते हैं कि वोल्टेज, आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो कि वोल्टेज अप क्यों है और करंट नीचे क्यों है। तो उसके पीछे रीज़न यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वोल्टेज मैक्सिमम देन करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये कम है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि आई का वैल्यू क्या होता है, आई = होता है V/R, दिस वन। मतलब IM = VM/R। मतलब VM के साथ R का पार्टीशन हो जा रहा है, मतलब R उसको डिवाइड करके उसको छोटा बना दे रहा है, मतलब I छोटा बन जा रहा है। VM मतलब वोल्टेज का जो इतना वैल्यू है, मान लो वोल्टेज का वैल्यू 100 है तो उससे R डिवीजन हम दे दें, R मान लो 10 ही क्यों ना हो, तो करंट का वैल्यू बहुत घट जा रहा है ना हमारा, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 ही आएगा। मतलब करंट का वैल्यू R जो डिवाइड करके कम कर देता है। तो 100% इस इन दिस कंडीशन वोल्टेज विल बी मैक्सिमम इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो वोल्टेज हमेशा कितना, वोल्टेज 100 है और इलेक्ट्रिक करंट कितना मिल रहा है हमको, 10 मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ तो देख रहे हैं हम लोग कि करंट जो है सो लेस है, इसलिए उसका जो फेज, उसका जो करंट है उसका वैल्यू कम होगा और वोल्टेज का ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ कंडीशन यहाँ पे हमारा अप्लाई होता है। ठीक है। तो हम लोग देख लिए आज के लेक्चर में क्या क्या देखे, RMS वैल्यू, मतलब टोटल कुल मिला के 4 पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिराइव किए, और चारों पॉइंट क्या क्या था, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज पावर, RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड AC वोल्टेज अप्लाइड टू ए रेसिस्टर। इस चारों वैल्यू, चार पॉइंट को यहाँ पे हम लोग क्लियर किए। ठीक है। सो दिस इज द टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।